रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ था। टाटा परिवार पहले से ही उद्योग और परोपकार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन रतन टाटा का शुरुआती जीवन चुनौतियों से भरा रहा। जब वे मात्र 10 साल के थे, उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा का तलाक हो गया। इसके बाद रतन टाटा और उनके छोटे भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। बचपन के ये अनुभव उन्हें जीवन में अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे, जिसने उनके भविष्य के नेतृत्व को आकार दिया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला और संरचनात्मक इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। अमेरिका में बिताए समय ने उन्हें आधुनिकता और परंपरा के संतुलन की गहरी समझ दी, जो उनके नेतृत्व के दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में एक प्रशिक्षु के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने जमशेदपुर के टाटा स्टील में काम किया, जहां वे श्रमिकों के साथ मिलकर काम करते थे। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चे नेता को जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए। उन्होंने हमेशा माना कि नेतृत्व का मतलब सेवा करना है, न कि केवल आदेश देना। 1991 में रतन टाटा ने अपने चाचा JRD टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष पद को संभाला। यह समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बदलाव का था, जब उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। कई लोगों को संदेह था कि क्या रतन टाटा अपने चाचा की विरासत को संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदृष्टि से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। रतन टाटा ने सबसे पहले टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों को एकीकृत और पुनर्गठित किया, जिससे समूह की पहचान मजबूत हुई और वह वैश्विक बाजार में मजबूती से खड़ा हुआ। उनका नेतृत्व न केवल जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाता था, बल्कि उन्होंने हमेशा नैतिकता और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जैसे कि टेटली टी 2000, कोरस स्टील 2007 और सबसे प्रसिद्ध जगुआर लैंड रोवर 2008। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और भारत को विश्व व्यापार के मानचित्र पर एक सशक्त उपस्थिति दी। इसके अलावा रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को विकसित किया, जिसकी कीमत मात्र 1 लाख थी। भले ही यह परियोजना उतनी सफल नहीं रही, लेकिन इसका उद्देश्य आम आदमी को कार का सपना साकार करना था। यह रतन टाटा के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वे केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते थे। व्यवसाय में अपार सफलता के बावजूद रतन टाटा की सबसे बड़ी पहचान उनकी नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रति प्रतिबद्धता रही है। उनका मानना था, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही साबित करता हूं। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें जोखिम उठाने की हिम्मत दी और असफलताओं से सीखने की प्रेरणा दी। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई को व्यापार से ऊपर रखा। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कला के क्षेत्रों में भारी योगदान दिया। टाटा समूह की कमाई का बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार के कार्यों में जाता रहा है, जिससे यह समूह व्यापारिक जगत में एक उदाहरण बन गया। रतन टाटा का जीवन सादगी और विनम्रता से भरा रहा है। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनके जीवन में गहरी दोस्ती और अपने कर्मचारियों के प्रति एक सच्ची निष्ठा रही है। उनके नेतृत्व और सादगी ने उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे अभी भी परामर्शदाता के रूप में सक्रिय थे और स्टार्टअप्स तथा अन्य नई परियोजनाओं में युवाओं को प्रेरित कर रहे थे। उनका मानना है कि अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी है। रतन टाटा का जीवन केवल एक सफल उद्योगपति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने नैतिकता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से नेतृत्व को नए आयाम दिए। उनके निर्णय और नेतृत्व ने
न केवल टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि व्यवसाय समाज की बेहतरी के लिए एक साधन हो सकता है। आज रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक आदर्श हैं जो नेतृत्व, करुणा और नैतिकता की मिसाल पेश करते हैं।